हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। एम लक्ष्मीकांत सर की हमने बुक शुरू की थी जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब ये हमारा तीसरा चैप्टर है, संविधान की विशेषताएं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, जितनी भी बुक है उसका ओवरव्यू पूरा इस चैप्टर में दिया गया है संविधान की विशेषताओं में। तो पहला पॉइंट देखेंगे, सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसके संविधान के विस्तृत होने के पीछे 4 कारण हैं। पहले संविधान देखते हैं, संविधान लिखित संविधान होता कितने तरीके का है। एक तो अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान। दूसरा होता है लिखित संविधान। जैसा यूएस का संविधान यानी अमेरिका का। अब भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो इसके पीछे 4 कारण हैं कि हमारा भारत का संविधान इतना विस्तृत है। पहला, भारत का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। इंडिया एरिया वाइज 7th कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट भौगोलिक विस्तार। और दूसरा, भारत की विविधता। भारत की विविधता, आपको पता है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? भारत में है विविधता। ठीक है, पहला कारण हो गया भारत का भौगोलिक विस्तार और भारत की विविधता। दूसरा, जो हमारा संविधान इतना बड़ा बन के तैयार हुआ, हमारा भारत सरकार शासन अधिनियम जो था 1935, वो आधे से हमने अधिकांश भाग जो हमारे भारतीय संविधान का है वो इसी एक्ट से लिया गया है। अब ये भी बहुत विस्तृत था, इसमें मैंने आपको पहले बताया था 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। तो जब यही इतना विस्तृत था और इसे हमने भारतीय संविधान में लिया है, तो हमारा भारतीय संविधान भी अपने आप विस्तृत हो गया। तीसरा था, जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान था, तो अलग संविधान के प्रावधान थे, इसीलिए भी भारतीय संविधान विस्तृत है। और चौथा, जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें कानूनी जो विशेषज्ञ थे उनका प्रभुत्व। ठीक है, तो ये तो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि लिखित संविधान कैसा था। लेकिन अगर हम देखें मूल संविधान जब हमारा बनके तैयार हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो कितनी आर्टिकल थे या कितने अनुच्छेद थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। और ये जो 95 अनुच्छेद थे 22 भागों में विभक्त थे। 22 भाग थे ना? ठीक। और अब प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने हैं? 470 अनुच्छेद है, आर्टिकल, जो 25 भागों में विभक्त हैं। कितने भाग हैं? 25। और अनुसूचियां कितनी है? 12। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि लिखित संविधान हमारा बड़ा क्यों है ये, और कितने आर्टिकल हैं
और कितने हमारे शेड्यूल हैं। दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से वहित या मिश्रित संविधान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। और आप इसको ध्यान से देखेंगे प्रीवियस एग्जाम में तो हर साल पूछा जाता है कि कौन सा संविधान में जो प्रावधान है हमने किस देश से लिया गया है। तो मिश्रित संविधान है, हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे संविधानों से ली हैं, जैसे कि 1935 का मैंने संविधान बताया, 1935 का अधिनियम बताया, उससे हमने कई सारी चीज़ें ली हैं। तो इसका एक पूरा चार्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो इससे पूछा जाता है एज अ बेसिक। तो 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम से अधिकांश भाग लिया गया है, अधिकांश भाग, ठीक। दूसरा अधिकांश भाग, दूसरा जो भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग वो कौन सा है, वो कहाँ से लिया गया है। दार्शनिक भाग, पहले तो आप ये समझिए दार्शनिक भाग कहते किसे हैं, जिसमें संविधान का दर्शन हो कि हमारा संविधान कैसा होगा, इसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, भारत कैसा बनाया जाएगा। तो दार्शनिक भाग में दो चीज़ें आती हैं। दार्शनिक भाग में पहला मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, यूएस के संविधान से। दूसरा आता है हमारा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से। इसमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि जो हमारा संविधान में उसमें आधे से अधिकांश भाग जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से है। और दार्शनिक भाग किसे कहते हैं, एक तो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। और राजनीतिक भाग, राजनीतिक भाग में आता है हमारा कैबिनेट सरकार। कैबिनेट सरकार। और दूसरा आता है कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय या कार्यपालिका थोड़ा दिन राइटिंग को एडजस्ट करेंगे, विधायिका समन्वय। तो ये दार्शनिक भाग है, राजनैतिक भाग है, सॉरी राजनैतिक भाग है। और ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से, क्योंकि हमारे इससे पहले भारत पर ब्रिटेन का शासन था। तो हमारा जो राज व्यवस्था थी वो ब्रिटेन के उसमें हो गई थी। तो इसीलिए हमने जो राजनीतिक भाग है वो ब्रिटेन से लिया, दार्शनिक भाग इसे कहते हैं। और 1935 से अधिकांश हमने वो लिया है। अब मैं आपको इसकी पीडीएफ दिखा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बारी पूछा गया है, कई बारी। अभी आप चेक करेंगे पीसीएसजे का एग्जाम हुआ है पिछले दिन, वो भी उसमें से भी इससे 2 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, पहले हमने भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया है, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। फिर ब्रिटेन के संविधान से इसी तरह हमने विभिन्न विशेषताएं ली हैं। अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जैसे मैंने बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और ये आपको खुद से करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है, हर साल। आपकी बुक में भी गिवन होगा, ले लिया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपना।
यहाँ से हमारा कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। कठोर और लचीला संविधान, पहले तो ये समझ लीजिए कठोर किसे बोलते हैं, लचीला किसे बोलते हैं। जब संविधान में संशोधन आसानी से हो जाए तो वो लचीला संविधान, और जब संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत पड़े तो लचीला संविधान, कठोर संविधान कहलाता है। अब हमारे भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, हमने मध्यम मार्ग अपनाया। महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग बताया आपको, जहाँ एक्सट्रीम उन्होंने कहा है जो भी कुछ एक्सट्रीम है वो अच्छा नहीं होता, ना तो कठोर ना ही लचीला, तो इसलिए हमने मध्यम मार्ग अपनाया है, हमने दोनों का समन्वय किया है। तो कठोर के आधार पर, कठोर और लचीले के आधार पर संविधान भी दो तरह का हो गया, कठोर संविधान जैसे यूएस का। कठोर का मतलब क्या होता है, जहां विशेष बहुमत की जरूरत पड़े संशोधन के लिए, यानी विशेष बहुमत। ठीक है। लचीला संविधान जैसे ब्रिटेन का, जहां सामान्य बहुमत से संशोधन हो जाते हैं। भारत ने क्या अपनाया, दोनों का मिश्रण। ठीक है। तो अगर मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, भारत ने, हमारे संविधान में तीन तरह के संशोधन, तीन तरीके से संशोधन किए जाते हैं। पहला सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत। अब समझिए सामान्य बहुमत क्या होता है। किसी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% या 50% से ज़्यादा बहुमत सामान्य बहुमत कहलाता है। यानी सदन में उपस्थित, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी, उपस्थित और मतदान देने वाले, मतदान करने वाले कुल सदस्यों का 50% से अधिक। तो ये कहलाएगा सामान्य बहुमत। एग्जाम्पल देखिए इसका, नए राज्यों का गठन। जब हम नए राज्यों का गठन करेंगे या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करेंगे तो सामान्य बहुमत, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि देखते हैं कि इसमें राज्य के सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है तो इसमें राज्यों को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन नहीं। जब हम नए राज्यों का गठन करेंगे या नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करेंगे, नाम में परिवर्तन करेंगे, तो वो सामान्य बहुमत से हो जाता है। ठीक। तो पहला क्या, नए राज्यों का गठन, उनकी सीमा में परिवर्तन, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा सामान्य बहुमत। अब दो आते हैं संशोधन, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। 368 इंपॉर्टेंट है। एक आता है विशेष बहुमत। यहाँ लिख रही हूँ। पहले तो मैंने आपको सामान्य बहुमत बता दिया, फिर आता है आर्टिकल 368 के अंदर दो प्रावधान आते हैं। पहला आता है विशेष बहुमत। पूछा गया है, पीछे आप चेक करेंगे। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत किसे कहते हैं, जब सदन में उपस्थित प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, पहले तो आएगा प्रत्येक, ये राज्यसभा लोकसभा दोनों की बात हो रही, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत।
सदस्यों का बहुमत, ठीक, प्लस इसके साथ और क्या लगता है जो ये विशेष हो जाता है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उस सदन में उपस्थित प्लस मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत। इसके एग्जाम्पल हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में कभी भी संशोधन होगा तो वो विशेष बहुमत के आधार से होगा, यानी विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जब भी उनमें संशोधन होगा ये प्रावधान या ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आर्टिकल 368 के अंतर्गत एक और दिया गया है, वो क्या है, एक तो ये वाला विशेष बहुमत जिसमें मैंने आपको सब ये बताया, इसके साथ आधे से कुल राज्यों में आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, कुल राज्यों में आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन से अधिक, यानी 50% से ऊपर राज्यों का अनुमोदन। इसके एग्जाम्पल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन में कोई भी बदलाव होगा वो इस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव या केंद्र और राज्य की शक्तियां, जो जिस पे संघीय व्यवस्था टिकी हुई है, केंद्र और राज्य की शक्तियां में जब बदलाव होगा, शक्तियों में कुछ भी परिवर्तन होगा तो वो इसी प्रक्रिया के तहत करा जाएगा। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये 2 प्रावधान आते हैं और सामान्य बहुमत। तो इसलिए हमारे संविधान में 3 तरीके से 3 प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है। तो इसीलिए हमारा संविधान ना तो लचीला है ना कठोर है। कठोर भी है जब हम विशेष प्रक्रिया अपनाएंगे संशोधन के लिए, और लचीला भी है क्योंकि सामान्य बहुमत से भी बहुत सारे प्रावधानों को संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। हमने फेडरल स्ट्रक्चर तो अपनाया है लेकिन एकात्मकता के साथ है। पहले तो समझिए संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां शक्तियों का बंटवारा हो। संघीय व्यवस्था इज इक्वल टू शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर। और बंटवारा भी कैसा कि कोई भी एक या तो केंद्र या राज्य उस शक्तियों के बंटवारे को परावर्तित ना कर सके। तो शक्तियों का बंटवारा है ये संघीय व्यवस्था में, लेकिन शक्तियों का बंटवारा ऐसा जिसमें कोई भी एक या सरकार या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अकेला उसमें संशोधन ना कर सके, दोनों मिलके करेंगे। तो ये होता है संघीय व्यवस्था का मतलब। अब हमारे जो संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसके लक्षण है जिसके आधार पर कहा जाता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। तो संघीय व्यवस्था के तत्व बोल देंगे या लक्षण बोल देंगे, संघीयता के तत्व या लक्षण कुछ भी, जिसके आधार पर हमारा बताया जाएगा कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता। अब कठोरता क्यों है संघीय में? क्योंकि कठोरता इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन राज्यों के साथ किया जाएगा। तो राज्यों के साथ सहमति आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, संघीय व्यवस्था हो जाएगी। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, लिखित संविधान। लिखित संविधान संसदीय संघीय व्यवस्था का तत्व क्यों है? जब कोई चीज़ लिखित होती है तो उसमें लड़ाई की या भेदभाव की संभावना कम हो जाती है।
इसीलिए ये शक्तियों के विभाजन को बनाए रखता है। इसीलिए लिखित संविधान संघीय तत्व का संघीयता का एक तत्व है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन ये तो मूल कॉन्सेप्ट है। शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ये इसमें और भी आते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें अब शक्तियों का विभाजन हम 3 सूची पढ़ते हैं। पहली आती है हमारी संघीय सूची। एक मिनट में आपको कुछ समझाना था, रह गया, यहीं पर समझाती हूँ। शक्तियों का विभाजन है मेन कॉन्सेप्ट किसमें? संघीय व्यवस्था में। अब शक्तियों का विभाजन है एकात्मकता के साथ। देखो ध्यान से देखना, जब मूल संविधान बना था तो संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। ठीक है, मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? 97। राज्य सूची में थे 66 यानी 66। समवर्ती सूची में थे 47। अब वर्तमान में कितने हैं? 100 यूनियन लिस्ट में है, 61 स्टेट लिस्ट में है और 52 हो गए कंकरेंट लिस्ट में। अब इधर ध्यान दो, शक्तियों का विभाजन तो है लेकिन कठोर शक्तियों का विभाजन नहीं है। यहाँ एकात्मकता की बात है। यहाँ पे देखो शक्तियाँ बढ़ रही है ना, वो विषय बढ़ गए, 97 से 90 हो गए, यहाँ पे घट गए, राज्यों की शक्ति कम हुई। शक्तियाँ तो विभाजित है लेकिन एकात्मकता की ओर है। यहाँ केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है। संघीय व्यवस्था है लेकिन केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है, इसीलिए एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान है। समवर्ती सूची में विषय बड़े हैं क्योंकि जब भी समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन मान्य किसके होंगे? जब इन दोनों में विरोध हो जाएगा केंद्र सरकार के, तो इसीलिए इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पे राज्य सूची के विषय जो थे वो घट गए। इससे क्या है कि हमारे जो संविधान में शक्तियों का विभाजन है वो कठोर नहीं है जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में बिल्कुल कठोर है कि आप जो इसको विषय दे दिए गए हैं, शक्तियों का विषय नहीं, शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी और विधायिका कार्यपालिका से हस्तक्षेप नहीं करती। तो हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन तो है, कठोर नहीं है। अब एकात्मकता के लक्षण क्या होते हैं? एकात्मकता के लक्षण क्या होंगे? लचीला संविधान। लचीला संविधान होगा तो संसद अपने आप से संशोधन कर देगी, राज्यों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एकात्मकता हो जाएगी। ठीक है, लचीला संविधान। दूसरा, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ अमेरिका की तरह डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ना राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है, ऐसी एकल हमारे यहाँ संविधान है। ये भी एकात्मकता का लक्षण है। और तीसरा, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, तो एकीकृत न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। दूसरा हम देखेंगे जब आपातकाल होता है तो कैसा हो जाता है ढांचा? एकात्मक। तो ये भी एकात्मकता का लक्षण है कि आपातकालीन प्रावधान।
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, लेकिन किसके द्वारा की जाती है? केंद्र के द्वारा। कहाँ की जाती है? राज्यों में। तो राज्यपाल भी एकात्मकता के, राज्यपाल की नियुक्ति किसका लक्षण है? एकात्मकता का। इसी तरह जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS IPS होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। कहाँ करता है? राज्य में। इन्हें राज्यों के एजेंट भी बोलते हैं। इसीलिए एकात्मकता का स्वरूप दिखाई देता है हमारे संविधान में। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ नोट करेंगे, या मैं अलग पेज पे, भारतीय आर्टिकल जो हमारा फर्स्ट है, यानी अनुच्छेद 1, उसमें भारत को कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन संघ के लिए फेडरल का यूज नहीं किया। किसका यूज किया है? यूनियन। यूनियन का इस्तेमाल किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 के तहत कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको यूनियन, या इसको देवनागरी में भी लिख सकते हैं यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? पहला कि जो भारत है यानी भारत संघ, वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब राज्यों में समझौता नहीं हुआ भारत संघ को बनाने के लिए, जैसा अमेरिका में हुआ। तो पहला, भारत संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से, भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी राज्य को भारत संघ से राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। होने का अधिकार दो बातें समझ में आई। लेकिन अब आप PCS जे का एग्ज़ाम हुआ है अभी 12 तारीख संडे को, उसमें पूछा है भारत राज्यों का संघ है यानी इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ये किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? US से। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि यूनियन इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 1 के तहत। इंडिया स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट है, और इसके दो यूनियन इस्तेमाल करने के दो कारण हैं। एक तो किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, दूसरा भारत जो बना है वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है भारत सरकार का संसदीय रूप। पहले तो ये एक एग्जाम में पूछा है कई बार, इसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर सरकार। वेस्टमिनिस्टर रूप लिया कहाँ है हमने? ब्रिटेन से। ठीक है, भारत सरकार का संसदीय रूप हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, प्रेसिडेंट्री सिस्टम को नहीं अपनाया, जिसमें क्या मूल बातें होती हैं कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती हैं।
विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार्यपालिका की विधायिका के प्रति यानी लोकसभा के प्रति। विधायिका के प्रति उत्तरदायी। किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 75। ठीक है, तो ये हमने अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ किस चीज़ को अपनाया गया है? संसदीय स्वरूप को। अब संसदीय स्वरूप में इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा जो हमारा वो है लोकसभा, उसमें बहुमत दल का प्रतिनिधित्व होता है या प्रभुत्व होता है। तो बहुमत दल का और लोकसभा का विघटन या निचले सदन का विघटन, क्योंकि इसमें राज्य विधानसभा भी आती हैं। सदन का विघटन। लेकिन हमने ब्रिटेन से ये संसदीय स्वरूप लिया है, लेकिन हमारा ब्रिटेन से अलग है। क्यों? इसमें 2 बातें अलग हैं। पहले कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता नहीं है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। तो पहला अंतर यह है कि ब्रिटेन से हमने संसदीय रूप तो लिया है, स्वरूप लिया है, लेकिन इसमें पहला अंतर क्या है कि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है। दूसरा, वहाँ पर उत्तराधिकारी शासन है, वहाँ का जो प्रधान है वो उत्तराधिकारी होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था है, हमारा जो प्रधान है यानी हमारी प्रेसिडेंट वो निर्वाचित होते हैं, तो हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था है। तो ये संसदीय रूप में ये मेन पॉइंट है और ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन ब्रिटेन में हमने 2 चीज़ों को संशोधित किया है कि एक तो संविधान को सर्वोच्च बनाया है, वहाँ संसद की सर्वोच्चता है, और वहाँ उत्तराधिकारी शासन है, हमने गणतंत्र को अपनाया। इसमें और अच्छा एक चीज़ और एग्ज़ाम में पूछी गई है, वो मैं आपको अलग से नोट करा दूंगी। ये संसदीय स्वरूप में हमारे यहाँ 2 तरह की कार्यपालिका होती है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। पहली आती है नाम मात्र की कार्यपालिका। जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल और इसको ना एक चीज और बोलते हैं डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। ये पूछा है एग्जाम में कि डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति भारत में। ये बताना था मुझे। नाम मात्र की कार्यपालिका को डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। एग्जाम में पूछा गया है, आप चेक करेंगे। दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। इसको बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। इसको क्या बोलते हैं? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी पीएम। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, संसदीय स्वरूप की विशेषताएं। लेकिन ये इस पे ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया एग्जाम में कि डी ज्यूरे कौन होते हैं और डी फैक्टो कौन होते हैं और इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, अगला है संसद की संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता।
संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में है और ये न्यायिक सर्वोच्चता यूएस में है, लेकिन दोनों में एक्सट्रीम है। यहाँ पे संसद को बहुत ज़्यादा संप्रभुता है और यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता बहुत ज़्यादा सर्वोच्चता है, लेकिन हमने दोनों में समन्वय लिया है, लेकिन और दोनों को मिला के हमने दोनों को एक्सट्रीम नहीं लिया, दोनों में कम क्या है, संसदीय संप्रभुता। हमारे यहाँ संसदीय संप्रभुता है लेकिन उतनी नहीं है जितनी ब्रिटेन में है। इस पर संविधान ने कुछ प्रावधानों द्वारा अंकुश लगाया किस पे, संसदीय संप्रभुता को समझेंगे। संसदीय संप्रभुता देखिए, एक तो होता है रूल बाय लॉ, बुक में गिवन नहीं है। रूल बाय लॉ, अंग्रेज आए थे, रूल बनाए और शासन करा, अपनी मर्जी से रूल बनाए और शासन करा, जैसे कि रॉलेट एक्ट, काला कानून। उनको अंग्रेज़ों के हिसाब से अंग्रेज़ों के लिए अलग लॉ बनाए और भारतीयों के लिए अलग बनाए। उन्होंने विधि बनाई, सही है, विधि बनाई और शासन करा। इसको हिंदी में बोलेंगे कानून द्वारा शासन। कानून द्वारा शासन, जैसे कि ब्रिटिश ने किया हमारे साथ, लेकिन हमने क्या अपनाया है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि विधि की सर्वोच्चता। जब विधि की सर्वोच्चता होगी तो संसदीय संप्रभुता अपने आप कम हो जाएगी, तो इसीलिए पहला क्या है, विधि की सर्वोच्चता। दूसरा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि आर्टिकल 14, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, जब विधि द्वारा सबको समान समझा जाएगा तो संसद इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। और इससे पहले रूल बाय लॉ में क्या हो रहा था कि वो विधि लोगों के हिसाब से बना रहे थे, अपने हिसाब से बना रहे थे, लेकिन यहाँ विधि बनेगी समानता के हिसाब से। तो विधि का समान संरक्षण, विधि के लिए सभी समान हैं। इसका तीसरा वो आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ, या हिंदी में बोलते हैं इसको कानून की प्रबल भावना, प्रीडोमिनेंस स्पिरिट ऑफ लॉ, प्रबल भावना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रीडोमिनेंस स्पिरिट ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे संविधान में नहीं हैं, जैसे कि हमारे लीगल राइट हैं, तो उसका उल्लंघन ना हो, उसको एनफोर्समेंट कौन कराएगी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो इसकी संसद की संप्रभुता को कम करता है, इसीलिए हमारे यहाँ संसदीय संप्रभुता है, लेकिन ब्रिटेन की तरह इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है। दूसरी आती है हमारे न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायालय की सर्वोच्चता है, लेकिन उसमें शक्तियों का विभाजन करके उस पर अंकुश लगाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब यहाँ एक न्यायपालिका से मतलब नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है शीर्ष पर न्यायपालिका है, शीर्ष न्यायपालिका। और न्यायपालिका को और क्या कहते हैं, संविधान की व्याख्याकर्ता। और ये एग्जाम में पूछा गया है, मैं नोट करके लिख रही हूँ, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। और मूल अधिकारों की संरक्षण
किसके द्वारा होता है? मूल अधिकारों का संरक्षण, या मूल अधिकारों की संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए इसे एकीकृत या शीर्ष न्यायपालिका कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान की व्याख्या करता है, आखिरी अपीलीय न्यायालय है, और इसको गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पीछे पूछा गया है इसीलिए नोट करके लिखा है कि गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? शीर्ष न्यायपालिका, और इसे मूल अधिकारों का संरक्षक। अब न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के 3-4 पॉइंट हैं। एक तो जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है उसको निश्चित किया गया है, ठीक है। 2-3 पॉइंट है, इसको ऐसे जो न्यायाधीश हैं यानी जजेस हैं उनका कार्यकाल निश्चित किया गया है। दूसरा, जितने भी न्यायाधीश हैं उनमें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है या तो जो संसद है वो उस पर चर्चा नहीं कर सकती। संसद में न्यायाधीशों की कार्य के लिए या उन्होंने कोई जजमेंट दिया है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती, इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। तीसरा जो पॉइंट आता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, कि अगर न्यायालय की अवमानना होती है तो न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है और स्वतंत्र है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये स्वतंत्र न्यायपालिका के हैं, कि जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनका कार्यकाल निश्चित होता है। दूसरा, उनको उनके अवमानना के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और तीसरा कि संसद में यानी लोकसभा या राज्यसभा में उनके किसी भी निर्णय के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, महाभियोग को छोड़कर। तो इसके आगे के चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। आगे की जितनी भी फीचर्स बचे हुए हैं, विशेषताएं बची हुई हैं, उसको कल हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।